मेरी फ़्लाइट है 12:05 की और ये एयरपोर्ट रोड है। पिछले पौना घंटा से मैं यहाँ पे स्टक हूँ, ना कोई पुलिस वाला है ना कुछ है। एयरपोर्ट रोड पे यार ऐसी हालत है, मतलब यहाँ पे लोगों को फ़्लाइट लेनी होती है तो ट्रैफिक पुलिस होनी चाहिए। खैर एनीवेज ये लो मेरी फ़्लाइट भी लेट हो गई। A few hours later. नमस्ते एवरीवन, तो स्वागत हो चुकी है एक और नई जर्नी की और मैं हूँ फ़िलहाल हो ची मिन्ह वियतनाम में। और ये जो मैं खाना खा रही हूँ ये मैं मुंबई से लेके आई हूँ क्योंकि मुझे पता था कि मेरी वेज जेट की फ़्लाइट है तो मुझे खाना तो वेजिटेरियन मिलने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मैं जा रही हूँ जापान और मैं मुंबई से कुछ निकली हूँ कल रात के 12 बजे और मेरी फ़्लाइट पूरे 3 घंटे लेट हो गई और मैं 3 घंटे बाद यहाँ पहुँची हूँ। मतलब यहाँ पे मेरा कुछ 8 घंटे का ले ओवर था और क्योंकि 3 घंटे मैं लेट पहुँची हूँ तो अच्छा हुआ कि मेरे 3 घंटे कट गए। वैसे मुंबई की ट्रैफिक, माय गॉड, आज मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरा फ़्लाइट मिस कर दूँगी। 2 रीज़न से मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मेरी फ़्लाइट रात के 12:40 की थी और आज है 19 और मुझे ऐसा लगा मेरी 19 की है, मतलब कल की है। वो तो लकीली मैंने जिनसे पैसे एक्सचेंज करवाए उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारी आज की फ़्लाइट है। तो 3 घंटे के अंदर मैंने पूरा बैग पैक किया और आपके सामने हो, अदरवाइज़ तो मेरी पूरी ट्रिप ये वेस्ट होने वाली थी। तो मतलब कुछ 8 घंटे की जर्नी करके मैं आई हूँ और अभी 8 घंटे का ले ओवर है और अगेन मेरी वेज जेट की फ़्लाइट है जापान के लिए, जो कि कुछ 6 घंटे की जर्नी होने वाली है। और मैंने अब तक कोई होटल बुक नहीं किया है क्योंकि मैंने जितने भी होटल्स देखे इतने महंगे हैं। होटल्स तो छोड़ो, आप हॉस्टल्स भी कुछ 6-6 हज़ार के हैं। देखती हूँ अभी क्या कर सकते हैं। खैर यहाँ पे मुझे फ्री का वाईफाई तो मिल गया है। खाना खा के फिर सर्च करती हूँ कुछ हॉस्टल मेरे लिए। तो जापान का वीज़ा का क्या प्रोसेस है और कैसे लिए, कितने दिनों में आए, कितने पैसे पे किए, वो सारी बातें मैं आपको खाना खाने के बाद बताती हूँ। अब बात करते हैं कि जापान वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, मतलब मैंने क्या क्या सबमिट किया। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है एप्लीकेशन फॉर्म की। हाँ, अगर आप मुंबई में रहते हो तो आपको अपॉइंटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। मे भी अलग सिटीज़ में, दिल्ली वगैरह में अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होगी, बट मुंबई में नहीं है। तो सबसे पहले मैंने सबमिट किया मेरा करंट और प्रीवियस पासपोर्ट। फिर मैंने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, बट ये साइज़ का। जापान की पासपोर्ट साइज़ पिक्चर की स्पेसिफिक यही साइज़ होनी चाहिए। उसके बाद मैंने सबमिट किया कवर लेटर, देन मैंने सबमिट किया आइटिनरी, डमी टिकट, बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर, होटल बुकिंग्स। और इस वीज़ा के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है इंश्योरेंस की। और अगर आप आईटीआर जमा कर रहे हो तो आपको बैंक स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो लेके गई थी बट उन्होंने रिटर्न कर दिया। उनका कहना ये था कि अगर आईटीआर आप दे रहे हो तो बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आईटीआर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है, ऐसा उनका कहना था। मैंने बोला यार बैंक स्टेटमेंट भी ले लो, उन्हें कैसे पता चलेगा कि करंट अकाउंट में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैं जस्ट अपने पेपर को स्ट्रॉन्ग करना चाहती थी। और रहा सवाल कवर लेटर का, तो कवर लेटर भी मैंने अपना खुद से बनाया। लास्ट टाइम जो मैंने टर्की के लिए बनाया था मैंने उससे ही बस थोड़ा सा एडिट मार दिया, जिसमें कि मैंने टर्की के बारे में चीज़ें लिखी थी थोड़ी बहुत, इसमें मैंने जापान के बारे में लिख दिया। और आइटिनरी मैंने कुछ ऐसा बनाया कि मैंने सिर्फ 3 सिटी इनकी दिखाई, पोतो, टोक्यो एंड ओसाका, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा सिटीज़ दिखाओगे उतनी ज़्यादा आपको होटल बुकिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए जितना शॉर्ट रखें, क्योंकि ये कोई यूरोप तो है नहीं कि आपको कंट्री टू कंट्री जाना है और चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में चाहिए। आप शॉर्ट में भी चीज़ें कर सकते हो। तो एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई कि जिस दिन मैंने वीज़ा सबमिट किया और उसी के 2 दिन के बाद अनाउंसमेंट हुआ कि अभी जापान ने ई वीज़ा इशू कर दिया है 90 डेज़ का, लेकिन मुझे तो फिर भी 15 डेज़ का मिला है। मुझे नहीं पता कि उस वीज़ा का क्या सीन है और पता नहीं क्यों रील्स में इतने वायरल कर रहे हैं लोग उसे। मतलब क्या है, सारे डॉक्यूमेंट्स सेम है, आपको वीएफएस भी जाना है, सारी चीज़ें करनी है। इट जस्ट कि वीज़ा जो स्टिकर फॉर्म में आता था वो आपको मेल फॉर्म में आएगा, लेकिन अभी भी रिजेक्शन के चांसेस हैं। ई वीज़ा का मतलब क्या होता है कि घर बैठ के आप ईजिली अप्लाई कर सको, लेकिन ये तो वीएफएस के चक्कर आपको लगानी है। तो खैर ये हो गई बात डॉक्यूमेंट्स की। अब बात करते हैं कि फ़ीस कितना है। तो फ़ीस जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे जापान वीज़ा की लगी वो फ़ीस है, मतलब 500 रुपीज़ फ़ीस है। इमेजिन 500। लास्ट अभी मैंने टर्की के लिए पे किया था 18,500 समथिंग और जापान के लिए ओनली 500। लेकिन 500 तो हो गया जापान वीज़ा का फ़ीस। आप डमी टिकट के लिए भी आपको पे करनी होगी कम से कम 1,000 रुपये और फिर थोड़ा बहुत वीएफएस का भी चार्ज है। तो ओवरऑल आपको 2,200 300 कुछ तो चार्जेस आएंगे। अच्छा, कितने दिनों में वीज़ा आया? तो मेरा वीज़ा तो कुछ 13 दिनों में आया, क्योंकि बीच में इतने हॉलीडेज़ थे, ईद था,
रामनवमी था और पता नहीं क्या क्या, अम्बेडकर जयंती, शिवाजी राव जयंती, बहुत सारी चीज़ें थी, इसलिए मेरा थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। अदरवाइज़ 4 दिन में भी आ जाता है। वैसे VFS का कहना है 7 वर्किंग डेज। तो खैर मुझे लगता है कि मैंने वीज़ा रिलेटेड तो आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी। अब मेरे पास भी कुछ ही घंटे बचे हैं, तो मैं होटल वगैरह चेक कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई है मेरे पास, पता नहीं जापान में हो ना हो। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सॉल्व करना ज़रूरी है जब आप नई कंट्री में जा रहे हो और आपके पास होटल बुकिंग भी ना हो। मैंने थोड़े टाइम पहले तक चेक किया था, तो फिर भी थोड़ा रीज़नेबल प्राइस में आ रहा था। अभी तो मैं चेक कर रही हूँ तो हॉस्टल्स भी 6-6 हज़ार पर नाइट पे आ रहे हैं। देखती हूँ क्या मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा महंगा लग रहा है मुझे अभी तक तो जापान। अभी तक मैंने 5-6 बार वेट जेट की फ़्लाइट ली है। मेरा एक्सपीरियंस मोस्टली अच्छा नहीं रहा है, हमेशा लेट हो जाती है इसकी फ़्लाइट। और एक और चीज़ आप नोटिस करोगे कि वेट जेट की फ़्लाइट्स कभी भी वियतनाम में आपको एयरपोर्ट से कनेक्टेड नहीं मिलती। मतलब हमेशा आपको ये बस से जाना पड़ता है, लगेज उठा के, जो कि इतनी गर्मी में ना बहुत ही हेक्टिक लगता है। मैंने आज तक 5-6 बार वियतनाम आ चुकी हूँ ट्रांजिट के लिए, घूमने के लिए भी, लेकिन कभी नहीं हुआ है ये। एनीवेज, अब क्या करें, जाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। वैसे तो मुझे किसी मामले में ये लोग प्रोफेशनल नहीं लगते वेट जेट वाले, लेकिन लगेज के मामले में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। मतलब 1 kg भी ज़्यादा होना तो फ़्लाइट में घुसने की जगह पे भी ये लोग मेजरमेंट रखते हैं। एनीवेज, मेरा तो लकीली नहीं हुआ, बट वैसे ये लोग रखते हैं, तो आप प्रिपेयर रहना इस चीज़ के लिए। बहुत ही छोटी वाली फ़्लाइट है यार। ये क्या, बच्चे के बाजू में सीट मिल गई मुझे। अरे यार, बच्चे पूरे रास्ते ना बहुत रोते वोते हैं, इरिटेट होता है। ये देखो, अब ये क्या है, इंडिया वालों ने इतने चक्कर काटे वियतनाम के कि वियतनाम को इंडियन मेन्यू भी लाना पड़ा अपनी फ़्लाइट में। वाह, अरे इंडिया वालों कमाल कर देते हो। थाईलैंड जाते हो तो वहाँ के डेस्क में हनी सिंह के गाने प्ले हो जाते हैं। अभी वियतनाम जाना शुरू किया तो यहाँ इंडियन मेन्यू आ गया, और प्राइजेस भी बहुत ही रीजनेबल है। मतलब $8 से लेके $3, मतलब $3 से लेके $8 में आपको मन चाहा खाना एकदम फ्लाइट में, हवा में 45,000 की फीट पे आपको इंडियन खाना, वो भी पराए देश की फ्लाइट में मिल रहा है। और क्या चाहिए भाई साहब, मज़े लो, घूमो घूमो वियतनाम और घूमो। A few hours later. वेलकम एवरीवन। तो अभी कुछ 1:30 बज रहे हैं और पहुंच चुकी हूं मैं टोक्यो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जापान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो यहाँ के अगर इमिग्रेशन का मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो बहुत ही स्मूथ इमिग्रेशन था। मतलब कुछ भी नहीं पूछा, एक सवाल नहीं। और अगर मैं अपने मुंबई के इमिग्रेशन की बात करूं तो वहाँ पे भी मुझसे सिर्फ उन्होंने 2-3 सवाल पूछे कि क्या करने जा रही हो। मैंने कहा घूमने जा रही हूँ। अच्छा, कब आना है? मैंने बता दिया कब आना है, बस इतना ही। मतलब अभी धीरे धीरे ना कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया है मेरा। वीज़ाज़ भी मिल जा रहे हैं लकीली, और अभी ज़्यादा सवाल जवाब भी नहीं। इवन रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग भी नहीं मांगते, जो कि रियली एक अच्छी बात है मेरे लिए। तो कुछ ऐसा सा एयरपोर्ट है। ये तो मैंने एग्जिट कर लिया है, बट यहाँ पे आप जब आते हो तो पूरा बायोमेट्रिक होता है जापान में, जो कि मैंने चाइना वगैरह में नहीं देखा, और इनके VFS में भी नहीं होता है, बट यहाँ आने के बाद होता है। लेकिन यार, मतलब कुछ चीज़ें जो मैंने देखी ना, वो मैंने कहीं नहीं देखी। फ़्लाइट में अक्सर आप नोटिस करोगे कि चढ़ने और उतरने के टाइम पे पता नहीं क्यों पब्लिक बहुत रश में आ जाती है, लेकिन यहाँ मैंने पहली बार ऐसा देखा कि पब्लिक, पीछे की पब्लिक को पहले निकलने दे रही है और इत्मीनान से बैठी हुई है। मतलब ऐसा आप फ्लाइट में कभी नहीं देख सकते, लेकिन हाँ, ये आपको जापान में दिखेगा, क्योंकि जाना जाता है यार इन चीज़ों के लिए। बहुत ही मैनर्ड में होते हैं यहाँ के लोग। और क्लीनिंग की तो क्या ही बात करूँ, अभी तो मैं इनके सिटी में गई भी नहीं हूँ, लेकिन एयरपोर्ट पे भी मुझे जो क्लीनिंग फैसिलिटी वगैरह दिख रहा है वो भी एकदम कमाल का है, जिसका कि एक नमूना आप देखो। ये देखो आप डस्टबिन, वैसे तो सारे भी फॉरेन कंट्री में ड्राई और वेट का होता है, बट यहाँ पे न्यूज़पेपर का भी जो है वो भी देखो आप किस तरीके से इन्होंने रखा है कि इसमें आप कुछ और डाल ना सको, शेप बना दिया है। बॉटल्स में भी आप देखो इन्होंने शेप बना दिया है कि आप कुछ और ना ही डालो। सही है यार, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। तो अभी तो कुछ 1:30 बज रहे हैं और मेरे होटल का चेक इन है दोपहर के 3 बजे। मेट्रो सारी चीज़ें बंद हैं, टैक्सी से मैं जाने का सोच भी नहीं सकती। तो मैं 5 बजे तक यहीं वेट करूँगी ताकि मेट्रो चालू हो जाए और फिर मैं जाऊँ। फिर भी जाके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दोपहर को चेक इन मिलने वाला है। मतलब आप सोचो यार, इतने घंटे से मैं जर्नी करके आ रही हूँ और उसके बाद भी अभी भी मुझे रेस्ट नहीं मिल रहा।
तब तक एटीएम वगैरह मैं ढूंढ रही हूँ ताकि कुछ पैसे वैसे देख लूँ क्या है, कैसे कर सकते हैं। तो ये रहे एटीएम्स और यहाँ पे आप देखो कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं। मतलब टोटल ना यहाँ पे 6-7 लैंग्वेज है। इंग्लिश, इंडोनेशियन, डच, पोर्चुगीज़, वियतनाम और भी पता नहीं बहुत सारे थे। पे आके सीधा मैंने अपना लगेज यहाँ पे रखा और ये देखो आप मोबाइल वगैरह सब, मेरा पासपोर्ट वैसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि जापान है यार, तो इतना तो पता है कुछ नहीं होने वाला, आराम से मैं घूम रही हूँ। एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि वाईफाई फ्री है और सिर्फ लिमिटेड आवर्स के लिए नहीं है, जितनी मर्जी उतना यूज़ करो, ऐसा वाला है। वेट कर कर के कुछ 4:30 हो गए हैं और 5 बजे मेट्रो चालू हो जाती है, तो मैंने सोचा चलो पैसे निकाल ही लेते हैं क्योंकि फ़िलहाल मुझे डॉलर का रेट नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे आसपास में जो शॉप्स थी वो भी बंद हो रखी हैं, तो रिस्क ना उठाते हुए मैं कार्ड ही यूज़ करूँगी। Withdrawal amount 10,000, 20,000, ATM transaction fee 1110, 220, tax included. Confirm savings. तो ये निकला है 10,000, जिसके लिए मेरे कार्ड से कटे हैं कुछ 5,700 रुपये। चलो अभी गूगल पे देखती हूँ कि 10,000 के लिए वैसे कितना बनना चाहिए था। तो इंतज़ार की घड़ियाँ फाइनली ख़त्म हुई और एग्जैक्ट 4:59 को ये मेट्रो का शटल ओपन हो रहा है। मतलब मैंने सुना था कि जापान में 1-2 सेकंड्स भी ट्रेन लेट हो जाए तो माफ़ी मांगते हैं वहाँ के कर्मचारी, और वाकई में ये चीज़ फील कर लिया मैंने। माफ़ी मांगते तो नहीं देखा बट एग्जैक्ट टाइमिंग पे ऑन हुआ है। एनीवेज, तो फाइनली अभी टिकट लेके हम लोग जा रहे हैं प्लेटफॉर्म की ओर और देखती हूँ कैसी है इनकी मोनोरेल। और यहाँ देखो आप, ये है एक्सचेंज मशीन। किसी की ज़रूरत नहीं, किसी की मगजमारी नहीं, आराम से यहाँ आओ और रेट चेक करो। और इतनी सारी करेंसीज़ में ये डील करता है और इतनी सारी लैंग्वेजेस में ये डील करता है, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, रेट पसंद आए, चुपचाप से इधर पैसे डालने का और इधर से ले लेने का। जापान है भाई, यही चीज़ें देखने तो आई थी मैं यहाँ। हालत तो मेरी ऐसी हो चुकी है, मेरी बुकिंग तो 3 बजे से है। अब जाके हॉस्टल ट्राई करती हूँ, अगर हाफ डे की बुकिंग मिल गई तो वेल एंड गुड है, क्योंकि अब मुझसे नहीं हो रहा सब्र, क्योंकि अब मुझसे सब्र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो करेंसी एक्सचेंजर तो आप लोगों ने देखा, यहाँ पे सिम का भी ऑटोमेटिक ये शॉप है, किसी की कोई मगजमारी नहीं, सारे प्लान सामने हैं और अपनी मर्ज़ी से पैसे डालो और अपनी पसंद का सिम खरीदो। इसी बीच में मेरी ट्रेन आ गई है और शायद छूट ना जाए, तो जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। ओ, बंद हो गई, कोई बात नहीं, अगली ट्रेन से चले जाएंगे। तो ये है कुछ जापान की ट्रेन मोनोरेल। बहुत पसंद आ रही है, मतलब क्योंकि ऐसी मेट्रो मैंने पहली बार देखी है। नॉर्मली आप लोग को 2 सीटेड या 2 रोज वाली दिखती है। ये पहले तो मुझे लगा कि मैं फर्स्ट क्लास में घुस गई, फिर मुझे लगा नहीं, जब मैंने आजू बाजू में देखा सेम ही है सारे भी सीट्स, तो मतलब ये इसी स्टाइल की मेट्रो है। सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है, चार्जेस भी अच्छा खासा लिया है, 700 येन।
इतनी थक हार के मैं जैसे तैसे पहुंची ढूंढ ढूंढ के मेरे हॉस्टल। और ये है पीछे मेरा हॉस्टल यीनो जो भी है, ये यीनो स्टेशन ओरिएंटल। और पहुंचने के बाद मुझे पता चला, मैंने यहाँ पे पर डे के हिसाब से पे कर रखा था, मतलब बुक कर रखा था 3000 पर डे के हिसाब से। और पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि ये मेल डॉर्मेट्री है। यार अब मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बची है, और उल्टे का अंकल मुझे बोल रहा है कि तुम कैंसिल करो, नॉन रिफंडेबल है। मैं अगर कैंसिल करूँगी तो पैसे डिडक्ट कर लेंगे। मेरे पास इंटरनेट भी नहीं है। मैंने बोला अंकल आप इंटरनेट दे दो, मैं कैंसिल कर दूँगी। इंटरनेट भी नहीं दिया। जहाँ डॉर्मेट्री में इतने लोगों को आप इंटरनेट दे रहे हो, एक मुझे दे दोगे तो क्या चला जाएगा यार। एरिया तो बहुत ही बेस्ट था, लेकिन मुझे नहीं मिला। ना मेरे फ़ोन में अभी इंटरनेट है। अब मैं कहाँ से ढूंढूँ दूसरे होटल, मुझे समझ में नहीं आ रहा। घसीट घसीट के मैंने कम से कम 1 घंटे इधर से उधर ढूंढा, कहीं पे भी मुझे रूम, होटल, डोमेट्री कुछ नहीं मिल रहा। तो मैं वापस ओरिएंटल होटल गई और उन्हें डांटा कि अब मैं क्या करूँ, आप लोग बताओ। तो वो मुझे इस होटल में लेके आए, जिसके एक दिन का रूम का रेंट है 45,000 येन। कितनी चालाकी से पीछा छुड़ाया। खैर ढूंढ ढूंढ के मुझे बहुत मुश्किल से ये हॉस्टल मिला है, जिसमें पर डे के लिए मैं पे कर रही हूँ 5000। मतलब जैसे तैसे मैं एक कैफ़े में गई, बहुत मुश्किल से। सुबह को कैफ़े भी खुला मिलता है, वहाँ पे मैंने इंटरनेट कनेक्ट किया और फिर इस जगह पे आई। ये इतनी छोटी जगह है ना, मतलब 2 BHK का एक हॉल हो उस साइज़ की ये जगह है, जिसमें कुछ 14 बेड्स लगे हुए हैं और बिल्कुल शोर नहीं मचा सकते। अभी मुझे चेक इन मिला नहीं है, मैं जस्ट आपको वैसे ही दिखा रही हूँ। तो बहुत रिक्वेस्ट करूँगी तो शायद चेक इन मिल जाए, क्योंकि मेरी हालत बहुत ही टाइट हो चुकी है। अगर आप लोग भी जापान आ रहे हो, टोक्यो आ रहे हो, तो एक गलती मत करना कि सैटरडे को यहाँ मत आना। 2 दिन पहले या 2 दिन बाद आ जाना। ढूंढ ढूंढ के मैं आज होटल थक गई, मुझे कहीं कोई होटल नहीं मिला। सारे फुल है, सारे फुल है। इतने छोटे छोटे साइज़ के होटल 4-4 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये में। बहुत मुश्किल से मुझे 5,000 का ये मिला है, लेकिन इसमें भी अभी मुझे चेकिंग नहीं मिल सकता। चेक इन के लिए आप देखो, मतलब इन्होंने क्या सीन लगा रखा है। मैंने सोचा कि कोई है नहीं, मैं ट्राई कर लेती हूँ, बट ऐसा है ही नहीं। तो चेक इन के लिए यहाँ पे इन्होंने ये सारा ऐसा मेंशन कर रखा है, और आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो चेक इन यहाँ पे क्लिक ही नहीं हो रहा, क्योंकि चेक इन का अभी टाइम ही नहीं है। कुछ 4 बजे का टाइम है। मतलब ये क्या बात हुई यार, 4 बजे का टाइमिंग किस हिसाब से, मतलब 4 बजे का रखते हैं यार। अगले दिन चेकआउट है 10 बजे का और 4 बजे का चेक इन है। मतलब पूरा दिन ढल गया तो चेक इन देंगे, और अगले दिन 10 बजे चलते बनो। मतलब 24 घंटे तो दूर की बात है, 20 घंटे भी नहीं बन रहे हैं। दरवाज़ा तो बस खोल दिया है, अंदर जो लड़कियां रह रही थी, तो अंदर जाके मैं बैठ तो गई हूँ, लेकिन रूम तो नहीं मिल रहा। फाइनली मुझे चेक इन मिल चुका है, और पूरे 2 घंटे पहले। लैंडलॉर्ड तो यहाँ पे होते नहीं है, तो जो क्लीनिंग कर रही थी आंटी, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया उनसे, और उन्होंने मुझे 2 बजे चेक इन करने दिया। शोर नहीं मचा सकते, वैसे भी मैं नहीं मचा रही हूँ। तो चलो अब मैं चलती हूँ सोने। मिलती हूँ आपको फिर से एक नया वीडियो में।